आप लोगों ने संविधान सभा के बारे में सुना होगा और संविधान सभा के बारे में पढ़ा भी होगा। आखिर कौन थी संविधान सभा में पहुंचने वाली 15 महिलाएं? इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं और आप देखेंगे आज़ाद भारत कैसा होगा और उसके नागरिकों के हक क्या होंगे। इसके लिए एक संविधान बनना था और इसे बनाने के लिए संविधान सभा बनी, लेकिन सवाल था कि इसे बनाएगा कौन? क्या सिर्फ पुरुष बनाएंगे? नागरिक तो महिलाएं भी है। संविधान सभा में 299 सदस्य थे, इनमें से 15 महिलाएं भी थी। सिर्फ ये देश के अलग अलग हिस्सों से आई थी। इन्होंने पितृ सत्तात्मक बंधन और स्त्रियों को जकड़ने वाली सामाजिक रीति रिवाजों को चुनौती दी और आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा भी लिया। इन सबका सामाजिक राजनीतिक योगदान था, नए आज़ाद देश को बनाने में योगदान दिया। और आज हम इन्हीं 15 महिलाओं के बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं। ये हैं दक्ष यानी बेला यूथन। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनका नाम क्या है? दक्ष यानी बेला यूथन। इनका समय रहता है 1912 से 1978 तक। तो दक्ष यानी बेला यूथन संविधान सभा की इकलौती महिला दलित सदस्य थी। उनका जन्म केरल और उस वक्त के कोचीन राज्य में हुआ था। वे दलित पुलय समुदाय की थी। वह वक्त जबरदस्त भेदभाव और गैर बराबरी वाला था। इसकी वजह से पुलय समुदाय की महिलाओं को कमर से ऊपर बदन ढकने की इजाजत नहीं थी। दक्षयानी के परिवार ने इस रिवाज को चुनौती दी। ऐसा माना जाता है कि वे न सिर्फ अपने समुदाय की बल्कि दलितों में भी पहली महिला थी जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की थी और वे महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थी। कस्तूरबा और महात्मा गांधी की मौजूदगी में 6 सितंबर 1940 को उन्होंने समाज सुधारक और बेला यूथन से शादी की। वे मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस के टिकट पर संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। दक्षयानी संविधान सभा की सबसे युवा सदस्य थी और संविधान सभा में बहस के दौरान उन्होंने छुआछूत, आरक्षण, हिंदू मुसलमान समस्या पर खुलकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि भारतीय गणराज्य में जाति या फिर समुदाय के आधार पर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। और यही नहीं, वे जातीय समुदाय के आधार पर अलग चुनाव क्षेत्र के खिलाफ थी और वित्ताओं में दलितों वंचितों के हक के लिए आवाज उठाती रही हैं। दिल्ली में रहने के दौरान उन्होंने महिला सफाई कर्मचारियों के साथ काम भी किया था। फिर बात आती है सुचेता कृपलानी की। सुचेता कृपलानी को भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो साल 1963 में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी और उन्होंने बनने वाली सुचेता कृपलानी गांधीवादी थी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों में उनका खासा योगदान रहा। कांग्रेस की सदस्य रहते हुए उन्हें संविधान सभा के लिए नामांकित किया गया था। वे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के पक्षधर थी, सबके लिए समान कानून की, और इसमें हर धार्मिक समुदाय के लिए शादी, विरासत, तलाक, बच्चा गोद लेने के मुद्दे पर एक कानून की बात कही गई थी। वर्ष 1946 में बंगाल के नोआखली विभाजन के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद चलाए गए राहत कार्य में सुचेता कृपलानी की अहम भूमिका मानी जाती है। और वही उनके पति जेवी कृपलानी ने कांग्रेस छोड़कर साल 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई और सुचेता भी इसमें शामिल हो गई। हालांकि बाद में सुचेता कांग्रेस में लौट आई। KMPP में रहते हुए सुचेता ने लोकसभा चुनाव लड़ा और नई दिल्ली से जीती भी। सुचेता ने लोकसभा में पेश हुए हिंदू मैरिज बिल का समर्थन भी किया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि इस बिल से महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं आ सकता। वे संसद में पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों की आवाज बनी और साल 1959 में आए तिब्बती शरणार्थियों के लिए चढ़ बढ़कर राहत कार्यों में हिस्सा भी लिया। भारत की आजादी की पूर्व संध्या पर सुचेता कृपलानी ने संविधान सभा में राष्ट्रगान और गीत गाया था इन्होंने। फिर बात आती है सरोजनी नायडू की। इन्हें आप लोग देख लीजिए, ये हैं सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। तो आप देखेंगे कि सरोजनी नायडू बुलबुले हिंद या फिर भारत कोकिला के तौर पर मशहूर हैं। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू के कई रूप थे: कवि, स्त्री अधिकार कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने अपनी पसंद से डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से साल 1898 में शादी की। उस वक्त चुनिंदा अंतरजातीय अंतर क्षेत्रीय शादियों में से एक थी। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वे गांधी जी की बेहद करीबी थी। उन्होंने उनके साथ ताउम्र काम किया। दोनों के बीच के संबंध बेहद दोस्ताना थे। सरोजनी के अंदाज ए बया की तारीफ सभी करते थे। वो चाहती थी कि महिलाओं को वोट देने का हक मिले और सरोजनी नायडू स्वराज की हिमायती थी। वे संविधान सभा में बिहार से चुनी गई थी। सरोजनी हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर और बंटवारे की विरोधी थी। संविधान सभा के भाषण इसके गवाह हैं। वे बाद में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी नियुक्त की गई और भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन? ये आप देखें किसकी बात कर रहा हूं मैं? सुचेता कृपलानी की। फिर बात आती है विजय लक्ष्मी पंडित की। किसकी? सरोजनी नायडू की बात हो रही है। सरोजनी नायडू को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है कौन? विजया लक्ष्मी पंडित।
ये नेहरू की बहन थी ये विजय लक्ष्मी पंडित। तो नेहरू परिवार में जन्मी विजय लक्ष्मी पंडित को पहले लोग स्वरूप कुमारी के नाम से जानते थे। अपने पिता मोतीलाल नेहरू की तरह भी राजनीतिक एक्टिविस्ट और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की प्रशंसक थी। साल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और विजय लक्ष्मी पंडित को इलाहाबाद में कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान गिरफ्तार भी किया गया था और यहीं से उनके राजनीतिक करियर ने शक्ल लेनी शुरू कर दी थी और उन्होंने प्रांतीय चुनाव में कानपुर से जीत हासिल की थी। ब्रिटानी दमन के बारे में बताने के लिए विजय लक्ष्मी पंडित को अमेरिका भेज दिया गया, ऐसा गांधी के कहने पर किया गया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि मंडल का प्रमुख बनाया गया था और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों के मानवाधिकारों का मुद्दा भी उठाया। भारत लौटने पर उन्हें संविधान सभा का सदस्य भी बनाया गया। वे उस समय के सोवियत संघ और अमेरिका में भारत की राजदूत भी रहीं और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष भी चुनी गई। वर्ष 1965 में भारत पर हुए पाकिस्तान के हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हथियारों की मदद के लिए उन्हें फ्रांस भेजा था। अपने भाई जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद उन्होंने फूलपुर सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। तो ये कहानी है विजय लक्ष्मी पंडित की। फिर आप लोग अपनी स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे कौन है ये, इनका नाम है बेगम कुदसिया एजाज रसूल और ये आप देखेंगे कि बेगम कुदसिया एजाज रसूल 1908 से 2001 तक इनका समय रहा। बात 1937 की थी। वे संयुक्त प्रांत विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी। मौलाना ने उनके खिलाफ फतवा दिया। फतवा था जो स्त्री पर्दा नहीं करती है उन्हें वोट देना गैर इस्लामी है। यह स्त्री कोई और नहीं बेगम कुदसिया एजाज रसूल थी। उन्होंने पर्दा त्याग किया। यही नहीं, एक बार उन्होंने अपने पति नवाब एजाज रसूल से कहा, मैं उन लोगों के आमंत्रण मंजूर नहीं करूंगी जो अपने घर की स्त्रियों को पर्दे में रखते हैं। यह शर्त हिंदुओं मुसलमानों पर एक जैसी लागू होगी। वे लंबे समय तक मुस्लिम लीग से जुड़ी थी। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गई। आज़ादी और बंटवारे के बाद उन्होंने भारत में रहना तय किया। वे महिला शिक्षा की पैरोकार थी। यही नहीं, उनका मानना था कि बच्चे बच्चियों को तालीम उनकी मातृभाषा में देना चाहिए। वे मूल अधिकार और स्त्री पुरुष समानता की हिमायती थी। वह लंबे समय तक ऑल इंडिया वीमेंस हॉकी एसोसिएशन की अध्यक्ष रही। महिला हॉकी को सम्मान दिलाने के लिए लगातार काम भी करती रही। फिर बात आती है हंसा मेहता की। देख लीजिए, ये हंसा मेहता को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका समय रहता है हंसा मेहता का 1897 से 1995। गुजरात में जन्मी हंसा मेहता एक महिलावादी समाज सुधारक और समानता की पैरोकार थी। इसका उदाहरण मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग में उनकी भूमिका से मिलता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हंसा ने भारतीय प्रतिनिधि रहते हुए आयोग के ढांचे को लैंगिक रूप से समान बनाने पर जोर दिया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। उन्होंने इस भाषा का विरोध किया कि इस वाक्य के इस्तेमाल पर जोर दिया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। लंदन पढ़ाई करने गई हंसा मेहता की मुलाकात वहां सरोजिनी नायडू से हुई और वो उनकी मार्गदर्शक बनी। महात्मा गांधी ने उनकी मुलाकात साबरमती जेल में हुई थी। शुरुआत में वे महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को लेकर काम कर रही थी, लेकिन वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। उन्होंने शराबबंदी असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। वे भगनी समाज का प्रतिनिधित्व करती थी और उन्होंने बाल विवाह को अमान्य करार देने के लिए संशोधन लाने पर जोर दिया। और वे संविधान सभा की मौलिक अधिकारों के लिए बनी उप कमेटी की सदस्य भी थी। उन्होंने यूसीसी लाने की वकालत भी की थी, समान नागरिक संहिता। वे यूनेस्को के बोर्ड की सदस्य भी रहीं। फिर बात होती है कमला चौधरी की। कमला चौधरी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनका समय रहता है 1908 से 1970 तक। किसका? कमला चौधरी। अपनी कहानियां और कविताओं में कमला चौधरी ने पितृसत्तात्मक सोच, नारीवाद और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को उठाया। साथ ही 80 साल पहले उन्होंने मेंटल हेल्थ की अहमियत के बारे में लिखा, जिसे हाल के वर्षों में ही समाज ने जाना और समझा। उत्तर प्रदेश से आने वाली कमला चौधरी की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। उनके पति ब्रिटानी सरकार में काम करते थे, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के लिए उन्होंने अपने पति को भी प्रोत्साहित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे कांग्रेस में शामिल हो गई। वे महिला चरखा संघ की सचिव बनी और कई बार जेल भी गई। संविधान सभा के सदस्य बनने पर उन्होंने बहस के दौरान हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था। उनका कहना था कि ये महिलाओं के अधिकारों के लिए कारगर होगा। उन्होंने बिल में बहुविवाह के प्रावधान को हटाने का समर्थन भी किया था। वे इस बिल को हिंदू विरोधी बताने जाने को लेकर सहमत नहीं थी। इस बिल का इसलिए भी विरोध हुआ क्योंकि इसमें विरासत में बेटियों को संपत्ति में बराबर के अधिकार की बात कही गई थी। साल 1962 में कमला चौधरी ने लोकसभा की हापुड़ सीट से चुनाव भी जीता था। फिर बात आती है पूर्णिमा बनर्जी। 1911 से इनका समय 1951 तक रहता है। किसका? पूर्णिमा बनर्जी। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्या पूर्णिमा बनर्जी का नाम सुने हैं?
तो आज़ादी के आंदोलन की सक्रिय भागीदार अरुणा असफ अली की बहन पूर्णिमा बनर्जी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की बेहद करीबी थी। पूर्णिमा का जन्म पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश के बारी साल में हुआ था और आज़ादी के आंदोलन के दौरान वे जेल गई। जेल की वजह से उनकी सेहत पर भी असर पड़ा। संविधान सभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने कई मौके पर सक्रिय हस्तक्षेप किया। पूर्णिमा बनर्जी को समाजवादी ख्यालों का माना जाता था। मूल अधिकार और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने पर उनकी राय अलग थी। उनका कहना था कि सरकारी मदद से चलने वाले शैक्षिक संस्थानों में सभी धर्मों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को सोच समझ के दायरे का विस्तार होगा। यही नहीं, उनका मानना था कि सरकार की मदद से चलने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर बात आता है मालती किसका, मालती चौधरी का। किसका? मालती चौधरी। देखिए, अगर हम लोग मालती चौधरी की बात करें ना, तो मालती चौधरी संविधान सभा के लिए उड़ीसा से चुनकर आई थी। 1904 से 1998 तक इनका समय रहा। वे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित थी। वे शांति निकेतन में सबसे पहले पढ़ने वाली लड़कियों में से एक थी। उन्होंने नावा कृष्णा चौधरी से पसंद की शादी की थी। वे कांग्रेस के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी थी। उनकी वजह से आज़ादी के आंदोलन में उड़ीसा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। उनके नेतृत्व में ढे कनाल में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गई थी। संविधान सभा में वे थोड़े वक्त ही रहीं। आज़ादी की ठीक पहले नोआखली में दंगा हुआ था। गांधी जी वहां अमन के लिए गांव-गांव दौरे कर रहे थे। मालती चौधरी ने संविधान सभा से इस्तीफा देकर गांधी जी के साथ नोआखली के दंगा प्रभावित इलाकों में काम करने के लिए चली गई थी। इसी कारण गांधी जी ने उन्हें तूफानी कहते थे। क्या कहते थे? तूफानी। बेताउम्र समाज के वंचितों के लिए काम करती रही। साल 1975 में लगे आपातकाल का पत्नी ने विरोध किया था। दोनों को जेल भी जाना पड़ा था। इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है। फिर बात होती है लीला रॉय की। इनका समय रहता है 1900 से 1970 तक। किसका? लीला रॉय का। ये आप देखेंगे कौन है। ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर लीला रॉय को देख रहे होंगे। किसे? लीला रॉय को। तो लीला रॉय क्रांतिकारी समूह श्री संघ की कार्यकारिणी और उसका संचालन करने वाली पहली महिला थी। वे मूल रूप से सिलहट अभी बांग्लादेश में से थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में जाना। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में पढ़ाई की। वे महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाले आंदोलन से जुड़ी। उन्होंने उत्तर बंगाल में सुभाष चंद्र बोस की पहल पर बनी बाढ़ राहत समिति के लिए भी काम किया। साथ ही उन्होंने 12 दोस्तों के साथ महिला एसोसिएशन दिवाली संघ बनाया। इसका काम लड़कियों को शिक्षित करना था। इसके बाद वे स्त्री संघ में शामिल हो गई और इस संगठन में महिलाओं को बम बनाना, हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना और पर्चे बांटने का काम दिया गया। दिवाली संघ ने अपना मुखपत्र जय श्री पत्रिका निकाली, जिसे नाम रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। लेकिन फिर भी संघ और दिवाली संघ पर पाबंदी लग गई। लीला को जेल में डाल दिया गया। रिहाई के बाद लीला की मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई। वो उनकी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गई। इसके बाद वे संविधान सभा की सदस्य बनी, लेकिन वे विभाजन के विचार से काफ़ी दुखी थी और जब उन्हें पता चला कि विभाजन का कोई विकल्प नहीं है तो उन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। वे नोआखली अब बांग्लादेश में गई। दंगों से प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए थे। फिर बात आती है दुर्गा किसकी? फिर बात किसकी आती है? ये आप देखें, दुर्गा बाई की। किसकी? दुर्गा बाई की। इन्हें भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 1909 से 1981 तक इनका समय रहा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जन्मी दुर्गा के माता पिता समाज सेवक थे। दुर्गा पर उनके काम की गहरी छाप थी। उन्होंने देवदासी मुसलमान महिलाओं के पर्दा करने की प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज महात्मा गांधी तक पहुंचाई। गांधी जी ने देवदासी प्रथा को खत्म करने और मुसलमान महिलाओं के लिए सुधार की बात कही। दुर्गा की असरदार हिंदी को देखते हुए गांधी जी ने आयोजकों से आंध्र प्रदेश और मद्रास में उन्हें ही अनुवादक रखने को कहा। और दुर्गा उसूलों की इतनी पक्की थी कि उन्होंने एक प्रदर्शनी में जवाहरलाल नेहरू के टिकट ना होने पर उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया था। 8 साल में ही उनकी शादी हो गई थी और 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। इसी उम्र में जब उनका गौना हुआ तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया था और वे अपनी माँ के साथ दक्षिण में हुए नमक सत्याग्रह में शामिल हुई और जेल भी गई। दुर्गा ने मद्रास यूनिवर्सिटी से कानून में डिग्री ली और 4 साल में ही वकालत में नामी चेहरा बन गई।
संविधान सभा का सदस्य बनने के बाद उन्हें स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया और वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी। साथ ही स्पीकर की गैर मौजूदगी में वे सदन की कार्यवाही चलाने के लिए अध्यक्षता कर सकती थी। वे हिंदू कोड बिल के लिए बनी चयन समिति की सदस्य थी। दुर्गाबाई देशमुख ने हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत की। शिक्षा के क्षेत्र और लोगों के उत्थान के लिए उन्हें कई सम्मान दिए गए और जिनमें यूनेस्को वर्ल्ड पीस मेडल से लेकर पद्म विभूषण शामिल थे। फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा रेणुका रे। किनका? रेणुका रे। इन्हें भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, रेणुका रे। तो आप देखेंगे कि 1904 से 1997 तक पवना अभी बांग्लादेश में जन्मी रेणुका की मुलाकात गांधी जी से कोलकाता में एक रिश्तेदार के घर पर हुई थी। इस मुलाकात ने रेणुका के जीवन की दिशा बदल दी और वे असहयोग आंदोलन के सिलसिले में वहां थे। वे अपनी सहेली के साथ कॉलेज छोड़ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई। गांधी जी ने उन्हें घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करने को कहा। रेणुका ने गांधी जी की कई बैठकों का आयोजन किया जिनमें महिलाएं भी शामिल हुई, लेकिन फिर वे लंदन पढ़ाई करने चली गईं। रेणुका की वापसी लोगों वर्धमान और हुगली में महिलाओं के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके जीवन पर खासा प्रभाव डाला। उन्होंने रेणुका को विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए नामांकित किया। उन्होंने ग्रामीण भारत को समझने का श्रेय गांधी और टैगोर को दिया। हिंदू लॉ समिति के अध्यक्ष सर BN राव ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी रेणुका को दी। संविधान सभा का सदस्य बनने के बाद रेणुका ने हिंदू कोड बिल, देवदासी प्रथा और संपत्ति के अधिकार आदि पर हुई बहस में भाग लिया। साथ ही विधानसभा और संसद में महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया। उनका तर्क था कि आरक्षण महिलाओं के विकास में बाधा बनेगा। वे विभाजन के बाद शरणार्थियों के लिए भी काम करती रहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर BC रॉय ने उन्हें पुनर्वास मंत्री बनने और कैबिनेट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। वे मालदा लोकसभा सीट से चुनाव भी जीती। राजकुमारी अमृत कौर का नाम सुना होगा। 1889 से 1964 तक इनका समय रहा और इन्हें भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि शाही परिवार में जन्मी अमृत कौर ने अपने जीवन के 3 दशक में महात्मा गांधी के सहयोगी के तौर पर काम किया और ये दौर महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता आंदोलन का अहम पड़ाव था। और अमृत के घर पर कांग्रेस नेताओं का आना जाना लगा रहता था। कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले उनके पिता हरनाम सिंह के गहरे दोस्त थे। गोखले के कारण ही अमृत कौर में ब्रिटानी राज्य से आज़ादी का जुनून पैदा हुआ। बॉम्बे में कांग्रेस की बैठक के दौरान उनकी मुलाकात गांधी से हुई और उन पर गांधीवादी विचारधारा की इतनी गहरी छाप पड़ी कि वे साबरमती आश्रम भी गईं। वे ऑल इंडिया वर्किंग कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सदस्यों में थी। गांधी जी ने अमृत को तमणकोर के दीवान को हटाने को लेकर चल रहे मतभेदों को सुलझाने के लिए भेजा और राजकुमारी अमृत कौर ने गुजरात में छुआछूत के बारे में लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। और आप देखेंगे अरुणा असफ अली ने अमृत पर अपनी किताब में लिखा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कमेटी की बैठक में किसी महिला को शामिल न करने को लेकर अमृत ने जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की, जिसके बाद सरोजिनी नायडू को बैठक में शामिल किया गया। वे नमक सत्याग्रह को लेकर जेल गई। भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। वे संविधान सभा की सदस्य बनी जहां उन्होंने UCC लाने की बात की। अमृता कौर नेहरू कैबिनेट की स्वास्थ्य मंत्री बनी। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने मलेरिया और कुष्ठ रोग जैसी अन्य बीमारियों को लेकर काया पलट भी पायलट कार्यक्रम चलाए। भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को स्थापित करने का बिल अमृत कौर ही लाई थी। एनी मैस्केरेन 1902 से 1963 तक इनका समय रहा। ये आप देख रहे हैं। ये आप देखेंगे एनी मैस्करीन तैबनकोल और कोचीन रियासत से संविधान सभा की सदस्य बनी थी। उन्होंने इतिहास और अर्थशास्त्र में 2 MA की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वे पढ़ाई के लिए लियोन श्रीलंका चली गई। कुछ समय बाद वे तैबनकोल वापस लौटी। उन्होंने वहां सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। वे आज़ादी के दौरान ही भागीदारी बनी और जेल भी गई। और आप देखेंगे उन्होंने संविधान सभा की बहस में एक जगह कहा कि लोगों के पास बिना किसी नियंत्रण, निर्देश और निगरानी के अपने जनप्रतिनिधि चुनने का हक होना चाहिए। उनका कहना था कि हम लोकतंत्र के सिद्धांत बना रहे हैं। यह सिद्धांत सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए है, राष्ट्र के लिए है। वे हिंदू कोड बिल के लिए बनी समिति की सदस्य भी थी। साल 1991 में वो केरल के तिरुवनंतपुरम से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सांसद पहुंची थी। अम्मू स्वामीनाथन 1894 से 1978 तक इनका समय रहा। यह है, आप देखते हैं कौन है, अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू कुट्टी या अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट में हुआ था। बचपन में अम्मू की पढ़ाई घर पर ही मलयालम में हुई थी।
और साल 1908 में डॉक्टर सुब्बाराव रामा स्वामीनाथन से उनकी शादी हुई। उनकी एक बेटी लक्ष्मी नेताजी के आज़ाद हिंद फौज की कैप्टन लक्ष्मी सहगल के रूप में मशहूर हुई। अम्मू स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेताओं के संपर्क में आई, महिलाओं के मुद्दों पर काम करने लगी। वे वीमेंस इंडियन एसोसिएशन ऑल इंडिया इंडियन वीमेंस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी। अम्मू साल 1946 में मद्रास से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। संविधान सभा में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि यह संविधान 40 करोड़ लोगों के सपनों का पूरा होना है। मैं जानती हूँ कि संविधान हमें मौलिक अधिकार, समान दर्जा, वयस्क मताधिकार, छुआछूत और इस तरह की दूसरी चीज़ों को हटाने की बात करता है। इन सब के खिलाफ हम सालों से लड़ रहे हैं। हालांकि अगर हम इस देश को खुशहाल और समृद्ध बनाना है तो कागज पर दिखने वाली ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं है। हमें यह देखना होगा कि संविधान में कागज पर लिखे विचार और आदर्श इस देश के लोगों द्वारा लागू किए जाएं और वे इसी विचार और आदर्श को पूरा करने के लिए ताउम्र लगे रहें। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा में थी, इनकी एक कहानी है। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। धन्यवाद।